द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और यह सारे प्रश्न आपके अरविंद पब्लिकेशन से लिए गए हैं। आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक सूचना देनी है। यहाँ पे देखिए जो आपको अवेलेबल क्लासें हो रही हैं सुपर टेट की, वो आपका टाइमिंग है, जो इसको नोट कर लीजिए और समय से आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए उपस्थित हो जाया करिएगा। तो यहाँ पे सुबह में जो 10 बजे आपका होता है, ये 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा करवाया ही जाता है। साथ साथ आपको 11:30 पर, माफ़ कीजिए, यहाँ पे 11:30 पर यानी 11:30 बजे गणित का जो है आपको वो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। वहीं शाम को 7 बजे जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहा है। ये देख लीजिए, अगर नहीं देख रहे हैं तो इसको भी आप लोग अटेंड करिए। साथ 7 के बाद 8 बजे जो है आपका संस्कृत का, सुपर टेट के सारे क्लासों को हम बता रहे हैं, संस्कृत के भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं। ये सब अलग अलग टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्टों को कराया जा रहा है। क्लियर? तो ये सब आपकी सूचना था। आप लोग यहाँ से जो है इस समय पर उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। तो चलिए, उम्मीद है सभी को याद हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के चलते हैं और प्रैक्टिस सेट पर चलने से पहले सबसे पहले बता दें आपको कि भाषा के 40 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी का है और साथ 10 प्रश्न इंग्लिश का और संस्कृत के भी 10 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहले इसके 40 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज सभी को कवर किया जाएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? तो चलिए बताइए फटाफट आपको कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो प्लुत स्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिस शब्द में 3 से अधिक मात्राओं का, मतलब 2 से अधिक मात्राओं का उपयोग होता है, उसको प्लुत स्वर के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, यानी कि जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जंगल का पर्यायवाची जो होता है वो कांतार होता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन, कांतार बिल्कुल सही, बाकी सभी गलत हैं। साथ नेक्स्ट, उक्त का विलोम शब्द बताना है। उक्त का अनुक्त होता है, सभी को मालूम है, यानी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते रहना है और जो भी आंसर आपको आए उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहिए। चलिए बताइए, यहाँ पे चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, ये जो वाक्य लिखा गया है किस शब्द में विशेषण है इसकी? चाय में है, दूध में है, थोड़ा में है या फिर मिलाओ में है? क्वेश्चन अच्छा है और बताइए आप लोग यहाँ पे, और ये भी साथ कमेंट करके बताइए जो भी आपका विशेषण है वो किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पे थोड़ा जो है ये विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? हाँ, इसका बताना है कि किस प्रकार का ये विशेषण है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है, उर्दू का जो उपसर्ग ला है, ध्यान दीजिएगा, उर्दू का जो उपसर्ग है और ला जो है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये बिना में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किस में कर्मधारय समास का सही प्रयोग हुआ है? किस में कर्मधारय समास का सही प्रयोग हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए, कनकलता ये जो है कर्मधारय समास है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। साथ नेक्स्ट प्रश्न है, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पे मैदान में खेलने की बात किया गया है, तो यहाँ पे जो है आधार है ना, मैदान में खेल रहा है तो मैदान क्या है? उसका आधार है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और आप लोग का कमेंट हमें मिलता है, कोई भी त्रुटियाँ होती हैं, कोई भी गलतियाँ होती हैं तो उसको बिल्कुल बताते चलिए। आप लोग का जो कमेंट मिलता है उससे हमें जो है अच्छा लगता है कि आप लोग भी जो है हमारी गलतियों को देख रहे हैं, नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है हमें, उसको हम सुधारने का जो है हमेशा 100% प्रयास करते रहेंगे। ठीक, चलिए। और मानो ह्यूमन जो है वो तो आदत ही है, सभी को जानते ही हैं, गलतियां तो होती ही, थोड़ा बहुत तो आप लोग ऐसे बताते रहेंगे तो ऐसी भी गलतियां
संभावनाएं होंगी कि गलतियां बिल्कुल ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। 8वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वाह आपने कमाल कर दिया। देखिए यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, वाह आपने कमाल कर दिया, तो यहाँ पे सही प्रयोग होगा। देखिए ये वाह जो है ये एक विस्मयादिबोधक शब्द है और यहाँ पे इसका चिन्ह लगना चाहिए था। ठीक, और साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन तो किया नहीं जा रहा है कि आपने कमाल कर दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग करके पूर्ण विराम लगना चाहिए था। ठीक, तो ये क्या है, ठीक प्रयोग नहीं है, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है। सबसे अलग स्थिति, यहाँ पे देखिए ये लोकोक्ति लिखी गई है कि सबसे अलग स्थिति, तो ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यही सबसे अलग स्थिति हो जाएगी। क्लियर, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको अशुद्ध वाक्य ढूंढना। अशुद्ध वाक्य का तात्पर्य है कि कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। तो 10वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ये अशुद्ध है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, यानी 10वें का पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा मानते हैं कि इसमें गलती कहाँ है, तो इसमें गलती यह है कि संज्ञा संबंधी जो है इसमें अशुद्धियाँ हैं। सही वाक्य होना चाहिए था, कंस का वध कृष्ण ने जो है किया था। यहाँ हत्या का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हत्या नहीं की जाती है, क्या किया जाता है, वध किया जाता है। ठीक, तो ये जो है संज्ञा से संबंधित अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला मतलब जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किस शब्द की शुद्ध वर्तनी नहीं है, मतलब कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही, चारुताई बिल्कुल शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका चूर्ण। चूर्ण का तत्सम शब्द कौन सा है। तो चूर्ण का चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, माफ कीजिए डी कह रहे हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, ध्यान देते चलिएगा। हो सकता है मुंह से कुछ जो है लगाए टिक और मुंह से कुछ निकलता है कुछ और है। क्यों, क्योंकि आप लोग का इतना प्रैक्टिस सेट का प्रेशर रहता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को सेंटेंस एक नीचे दिया गया है और 4 वाक्यों के रूप में वर्णात्मक वाक्य दिए गए हैं और इसको क्रम से आपको बैठाना है। नीचे 6ठा नंबर का वाक्य दिया गया है। जैसे देखिए इसमें किस प्रकार से ये बनेगा। जैसे ईश्वर आत्मा और धर्म, ईश्वर आत्मा और धर्म को मन वचन और कर्म से मनाने वाले तथा अपनी आत्मा से मिले हुए ईश्वर के आदेशानुसार जीवन में लोकहित के कार्य करने वाले जन ही आस्तिक जन हैं और वे ही प्रभु को प्यारे हैं। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है दूसरा जो है आपका मतलब दूसरे, ये रा जो है दूसरे नंबर पे आएगा और ला तीसरे नंबर पे आएगा। साथ साथ या जो है ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, या के बाद आपका हुआ 5वें नंबर पे आएगा और 6वां नंबर यहाँ पे है। देखिए मिलान कर लीजिए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका जो सही है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है, सी बिल्कुल सही है। और इसके साथ अगला प्रश्न आपका है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई, चलिए बताइए कमेंट करके। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान में कौन सा शब्द भरा जाएगा। जैसे एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई दुविधा भ्रम असत्य या संदेह नहीं है। कौन सा शब्द भरा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शब्द भरा जाएगा वो संदेह भरा जाएगा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है अन्वय। अन्वय लिखा गया है। शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है।
16 नंबर का प्रश्न आप लोग को बताना है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अनु प्लस आय बिल्कुल यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 16 ऑप्शन नंबर सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है और इसमें आपको कौन सा रस है ये बताना है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है या फिर करुण रस है? तो यहाँ पे श्रृंगार रस का उदाहरण है ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न आपका गद्यांश से 18 से लेकर 20 प्रश्न के यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यहाँ से पढ़ स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है, ये टोटल है। इसके बाद अगला है आपका यहाँ से, ये दूसरा पेज है, इसको भी पढ़ लेंगे आप लोग, साथ साथ नेक्स्ट यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। और नहीं पढ़ पा रहे हैं वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा सारा। क्यों? क्योंकि आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसके गद्यांश के आंसर को भी लिखना है। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, इस पेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कौन सी स्थिति है जो चिंता का विषय है? गद्यांश में कौन सी स्थिति थी जो चिंता का विषय था? तो स्थिति जो है वो व्यक्ति के गुणों की अपेक्षा दोषों पर अधिक ध्यान देना, यही इसकी स्थिति का चिंता बना हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? इसका अभिप्राय क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है, तो ये इसका अभिप्राय क्या है ये बताना है। तो इसका अभिप्राय ये है कि आदर्शों का जो समन्वय और उद्भाव है वो लुप्त हो गया, ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके साथ 20वां नंबर का प्रश्न है कि इस उथल पुथल में देशवासियों के लिए संदेश है, माफ़ कीजिए संदेश है। तो संदेश क्या है? उस पर उथल पुथल में देशवासियों के लिए जो संदेश है वो संदेश है आपका कि जीवन मूल्यों में आस्था रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन मूल्यों में आस्था रखना। चलिए 10 प्रश्न आपके यहाँ पे इंग्लिश के आ गए हैं, इसको भी फटाफट हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे आप लोग को इसका सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए इडियम्स फ्रेज है और जो अंडरलाइन किया गया है इसी के बारे में बताना है। फेल फ्लैट, इसका इडियम फ्रेज क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, टू हैव नो इफेक्ट। क्या? टू हैव नो इफेक्ट, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका ये शब्द जो लिखा गया है क्रूक्ड, इसका अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द है स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और इसमें आपको एरर ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द मंथ इज जनवरी टेक्स इट्स नेम। उसके बाद ऑन द रोमन गॉड जानूस नो एरर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में यानी सी में जो है एरर है। सी में एरर क्या है कि ऑफ के स्थान पर आफ्टर का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पे जो ऑफ लिखा गया है सी में, ये वाला यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे आफ्टर होना चाहिए था। क्लियर। चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड सेंटेंस। सब्स्टिट्यूट बताना है, एन ओपिनियन कंट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ। तो यहाँ पे 25 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चल नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इसमें आपको वॉइस चेंज करके बताना है। वॉइस क्या होगा? द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवाक। तो इसको जब वॉइस चेंज करेंगे इसका तो सी ऑप्शन बन जाएगा, आई वॉज केप्ट अवाक बाई द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ही इज़ द बॉय हु डिड इट। यहाँ पे हु जो लिखा गया है ये क्या है?
नाउन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है। देखिए हु जो है क्वेश्चनवाचक शब्द तो है ही, यानी क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द तो है ही, साथ साथ इसमें आपको किस प्रकार से ये यूज हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार से यूज हो रहा है? प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ही के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपका पैसेज का है। यहाँ पे 28 से 30 नंबर तक पैसेज को आपको यहाँ से आंसर देना है। यहाँ से पढ़िए आप लोग, उम्मीद है कि देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो इसको भी पढ़िएगा। साथ साथ क्वेश्चन भी आपका स्क्रीन पर आ गया है और इसको पढ़िए, पहले लास्ट लाइन ये वाली लाइन, और उसके बाद इसके आंसर को भी बताना है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, टू वेट एंड कंसीडर, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 नंबर का सी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, टू बी रीड ओनली इन पार्ट। और प्रत्येक विषय के द्वारा जो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसके प्रत्येक विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पीडीएफ की तैयारी जो है हमारे द्वारा जो है की जा रही है। आप इन प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। इन प्रश्नों का पीडीएफ आपको जल्द ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा और इसमें लगभग 200 प्लस से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नाम मात्र के शुल्क पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको जल्द ही दे दी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये इंग्लिश का आखिरी प्रश्न होगा। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इट मेक्स हिम एन एक्स्ट्रा मैन, यानी कि आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराने की बात अभी मैंने कही, इस पे जो है काम चल रहा है और इसके लगभग 200 प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। आप लोग को अगर चाहिएगा तो केवल नाम मात्र शुल्क पर ये आपको मिल जाएगी और जिसकी सूचना आपको जल्द ही मिलने वाली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत का। इसमें 31 नंबर और 32 नंबर का प्रश्न जो है ये गद्यांश से लिया गया है। यहाँ से गद्यांश आपको पढ़ते रहना है। ठीक, किसी का संस्कृत कमज़ोर है, किसी की अगर हिंदी कमज़ोर है या कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसका इंडिविजुअल मतलब क्या कहते हैं, केवल टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। वहाँ से समय को देख लीजिए, शुरू में ही मैंने बता दिया है टाइम ड्यूरेशन को, वहाँ से देख लीजिए और समय पर उपस्थित होकर अपनी उस पोर्शन को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। तो उम्मीद है कि इसको पढ़ लिए होंगे और अगला पेज यहाँ पर है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को भी साथ साथ देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका भाषा जो है सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, संस्कृत भाषा हो जाए। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, ये सूत्र किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो दिग्गजह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न यानी 34 नंबर का प्रश्न है, नमः या नमस्कार, मतलब संस्कृत में नमः लिखा जाता है और हिंदी में नमस्कार इसको कहते हैं, कि योग में कौन सी विभक्ति है? तो इसके योग में जो विभक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, विद्याहीन का समास विग्रह क्या होगा? विद्याहीन का समास विग्रह जो होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विद्याहीनः तृतीया विभक्ति है ये, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट है, तत्शब्द का ते रूप क्या बनेगा? तो तत्शब्द का जो ते रूप बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो तीनों बन जाएंगे, चाहे वो पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का हो या स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन का हो। नेक्स्ट है नपुंसक लिंग प्रथम द्विवचन का हो। तो यहाँ पे डी तीनों इसमें जो है ये रूप बना लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें लिखा हुआ है जो संस्कृत में है? ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये शुद्ध लिखा है, बाकी सभी अशुद्ध है। साथ साथ नेक्स्ट जो है,
कत्व या कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, भूतकाल में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है ओष्ठ वर्ण क्या हैं? ओष्ठ वर्ण क्या हैं? तो ओष्ठ वर्ण जो हैं वो ये पा वर्ग जो होते हैं सभी, पा फा बा भा मा, ये सभी ओष्ठ वर्ग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे दोनों मुंह का जो ओंठ है ये दोनों एक दूसरे से सटते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, पा वर्ग। नेक्स्ट है दुखम न्यासस्य रक्षणम सूक्ति, 40 नंबर का प्रश्न है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पे स्वप्नवास वदत्तम। वदत्तम की ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट 10 प्रश्न यहाँ के आ गए हैं संस्कृत के भी, इसको भी हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं किस ईंधन के कारण पर्यावरण में शून्यतम प्रदूषण होता है? शून्यतम प्रदूषण जो है किस ईंधन के कारण होता है? तो ये हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की न्यूनता, एक मिनट, तो ये जो हाइड्रोजन के कारण होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के कारण न्यून प्रदूषण, यानी प्रदूषण होता ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, नाम मात्र प्रदूषण होता है। और अगला प्रश्न है लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहे का सबसे अच्छा और शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ये पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए, अच्छा एक मिनट, कौन सी गैस का प्रयोग होता है ये बताना है। मैं शायद मिट्टी बोला था मैंने, लेकिन यहाँ पे किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन, मेथेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उनका नाम एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आमतौर पर स्क्रीम, रेपरेटर, माफ कीजिए, सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? 44 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट प्रश्न साथ साथ मनुष्य किस प्रवृत्ति या आवृत्ति की ध्वनि, माफ कीजिए आवृत्ति ही होगी यहाँ पे, मनुष्य जो है वो किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की मनुष्य जो है ध्वनियों की तरंगों को सुन सकता है और सह भी सकता है। यानी कि 45 नंबर का ऑप्शन जो सही है वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था? तो सभी को मालूम है, जेम्स वाट के द्वारा किया गया। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन जो है प्राणी है जो कोशिका का घटक नहीं है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, न्यूट्रॉन जो है ये कोशिका का घटक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह क्या से कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? चलिए बताइए, 50 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे जो पर्णवृत्त होते हैं, ये देखिए पर्णवृत्त जो होते हैं ये पुष्प के भाग जो है नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और गणित का क्वेश्चन है, गणित के क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अब लोग को मालूम ही है, हमेशा प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, पता ही होना चाहिए। और जो भी नए हमारे साथी जुड़े हैं उनको आज मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं खुद, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ से जाकर के लोड करके मैथ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं तो अभी हमारे ही वीडियो के साथ बाद जो है जस्ट 11:30 पर
मैथ की आपको जो भी प्रैक्टिस सेट यहाँ कराया जा रहा है उस प्रैक्टिस मैथ के जो है ड्यूरेशन को डिटेल में वहाँ से अच्छे से समझाया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जा कर के कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और अगला पोर्शन जो है ये आपका यहाँ से है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान का। इसमें हम लोग जो है सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर के भी प्रश्नों को करेंगे, जिसमें 40 प्रश्न टोटल होगा इसका। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संपत्ति बाजार में रियल इस्टेट किसे कहा जाता है। चलिए, संपत्ति बाजार में रियल इस्टेट किसे कहा जाता है। यहाँ पे रियल इस्टेट जो होता है उसको भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को कहा जाता है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाने की लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 2022 तक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये जो है 2022 चल रहा है, पूरा होने वाला है। लगभग मान के चलिए ये 6ठा महीना पूरा होने वाला है, 7वां महीना चलने वाला है या चल रहा है, तो ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसके समय को ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की ओर से भारत में जो मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार है वो किसके पास है। वित्त मंत्री के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, मुद्रणालय के पास है, या फिर भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये आरबीआई जो है ये बिल्कुल सही है, इसी के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ नेक्स्ट, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो ये जो संबंधित थे वो कथक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विश्व संस्था को वैश्व बैंक की उदार या ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आईडीए बिल्कुल डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ चलते हैं। प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। नियमित जनगणना की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक जो है अस्थायी हुई थी और एक नियमित हुई थी। तो यहाँ पे नियमित जनगणना की बात की गई है। तो नियमित जनगणना कब हुई थी ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी और 1872 में जो लॉर्ड मेयो के समय पे हुआ था वो अस्थायी था। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके साथ अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था। जो ये मुद्रा का नया प्रतीक था ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है ये ध्यान दीजिए। जो अभी नया नोट चल रहा है, सभी नोट जो चल रहे हैं इसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे ये उदय कुमार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशियंट इंडिया जो है पुस्तक की लेखक कौन है, या इसके पुस्तक के लेखक कौन है। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर जहाँ बृहत स्नानागार की सुविधा है वो कौन सी थी। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और अच्छा, मोहनजोदड़ो में ये व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात आप लोग को बता दें, मोहनजोदड़ो में ही जो अवशेष मिले हैं वो नाव के अवशेष भी मिले हैं। कहीं कहीं पूछा जाता है, ये नया क्वेश्चन है हमको जो है, हम देख रहे थे तो ये नया क्वेश्चन हमको मिला था कि नाव के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पे है कि कौन सी महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस कहलाती है। कौन सी महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस कहलाती है ये बताइए।
तो ये पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये महापरिनिर्वाण जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित शब्द भी है और ये बौद्ध परियात्रा को जोड़ने वाला पर्यटक ट्रेन है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? लास्ट सपर को किसने चित्रित किया है? 81 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन लियो दा विंची। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। और लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ही मोनालिसा की चित्र को भी बनाया गया है, मतलब चिन्हित, मतलब उसको पेंटिंग उसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लास्ट सपर की, तो इसको चित्रित लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ही किया गया है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1945। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। एक मिनट गलत हो रहा भाई, 1945 में नहीं, क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था वो 1942 में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बाद अगला प्रश्न आपका आता है, इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया को दो नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया, यानी कि इंडिया का दो भागों में विभाजन हो गया, जिसका एक नाम भारत और दूसरा नाम पाकिस्तान पड़ा। वो कौन सा अधिनियम था? तो पहला ही ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इसको अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक मिनट, चलिए उम्मीद है थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे स्पष्ट दिखने लगे। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांतिकारी से प्रेरित है? तो ये जो प्रेरित है वो फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, प्रत्येक विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट के प्रश्नों को पीडीएफ की तैयारी हमारे द्वारा करवाई जा रही है। आप इन प्रश्नों के अगर इन प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हैं, जो भी पीडीएफ तैयार करवाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप लोग को इन प्रैक्टिस सेटों का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नाम मात्र शुल्क पर इसे खरीद सकते हैं। और ये हमारे द्वारा जो है आपको जल्द ही सूचना दे दी जाएगी कि ये कब से अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, साथ साथ अगला प्रश्न आपका है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात किया गया है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो व्यवस्था की गई थी ये बलवंत राय मेहता के समिति के सिफारिश पर की गई थी, लेकिन इसमें मध्यम स्तर की इकाई कौन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सी पंचायत समिति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में मनोनीत करने की जो वो है वो 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये संविधान संशोधन 105 के तहत इसको भी समाप्त कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 4, ये भाग 6 है। संविधान के भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है, किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? यहाँ पे किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो वो जम्मू और कश्मीर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, अब ये जो है आपका भाग 6 जो प्रावधान था ये समाप्त हो गया है, ठीक, इसलिए अब इस पर भी लागू होने लगा है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए ये सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको अपडेट कर लीजिएगा, इसमें समाप्त हो गया है इस समय ये। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति जवाबदेही होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो यह राज्यसभा, राज्य की जो विधानसभा है इसके प्रति जवाबदेही होती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती, गंगा, कावेरी, गोदावरी। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए ये ताप्ती नदी जो है ये खंडहर यानी खाड़ी में बहने वाली जो है नदी है, और ये विपरीत भी बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पहला बिल्कुल सही, शहनाई वादन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये इसी से संबंधित है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, प्रिटोरिया, ध्यान दीजिएगा, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? तो प्रिटोरिया जो राजधानी है वो भी दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, आगरा में। ध्यान दीजिएगा, कमल की आकृति का ये बना हुआ है और किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। क्या है? पूजा घर है। और ये जो स्थित है वो नई दिल्ली, मतलब दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि 5 सितंबर को मनाया जाने वाला जो शिक्षक दिवस है किसके जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग को मालूम है कि जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो कमेंट करके आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पे डी बिल्कुल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये मनाया जाता है। ये दूसरे जो है राष्ट्रपति के रूप में भी थे और पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है आपका, बांस किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बांस क्या है? झाड़ी है, वृक्ष है, घास है या फिर खरपतवार है? तो बांस जो है ये आपका घास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और सबसे बड़ी घास बांस ही होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? चलिए देखते हैं भूटान के साथ कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर नागालैंड? तो आप लोग को मालूम है नागालैंड का जो सीमा रेखा है वो सिक्किम के भूटान के साथ साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आपको, कौन सा जोड़ा यानी युग्म सही मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा या युग्म सही मेल नहीं खाता है ये बताना है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, बांग्लादेश कराची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश कराची जो है ये सही जोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी कराची थोड़ी है, ये राजधानी यहाँ पे दिखा गया है। जैसे श्रीलंका का श्री जयवर्धनीपुरा है, ये सही है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है आप लोग को कमेंट करके बताना है। साथ साथ अपने ये भूटान जो है इसकी राजधानी थिम्पू है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। तो बांग्लादेश का आपको राजधानी बताना है कौन सा होगा। जो भी होगा उत्तर जो भी होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका किस भूखंड के भाग हैं? तो ये जो भाग हैं ये भाग गोंडवाना लैंड के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है कि मृदा की किस किस्म को कपास मृदा भी कहा जाता है? बहुत अच्छा, ये लाल है, काली है, अछारी है या फिर बंजर है? तो यहाँ पे काली मिट्टी को या कपासीय मिट्टी को सही है, काली मिट्टी को ही कपासीय मृदा या कपास मृदा मिट्टी भी के नाम से जानी जाती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था आपको कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? ढाका है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है, जो कोयला किस संसाधन की किस्म है? कोयला किस संसाधन की किस्म है? नवीकरणीय, प्रवाही, जैव या फिर गैर नवीकरणीय? तो ये जो है गैर नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के बाद अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर का प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 द्वारा जो रेखांकित कुल भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें से वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना होना चाहिए? बहुत अच्छे, पूरे भारत की यहाँ पे बात किया गया है। तो पूरे भारत में जो वन का क्षेत्र होना चाहिए लगभग 33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, मिट्टी की किन दो किस्मों को आमतौर पर खादर और बांगर के रूप में जाना जाता है? तो ये जो दो किस्म हैं
ये आपकी कछारी मिट्टी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कछारी मिट्टी का तात्पर्य है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टियाँ बहा कर लाई जाती हैं उसी को कछारी मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो पुरानी हो जाती है उसको खादर कहते हैं, जो नहीं होती है उसको बांगर कहते हैं। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है वो आपके बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बलिया में, संत कबीर नगर में, रायबरेली में, गोंडा में। तो ये जो स्थित है बखीरा पक्षी विहार, ये संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कि कौन सा एक खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, अभ्रक बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अपने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है अभ्रक, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला है, उत्तर प्रदेश में जो उर्मित बांध है, माफ कीजिए उर्मित कह रहे हैं, उर्मिल बांध जो है, ये उर्मिल बांध कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? हमीरपुर, चंदौली, महोबा, जलौन। तो ये महोबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संविधान का है, ये भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो किस आधार पर नागरिकता प्रदान करता है? चलिए देखते हैं। जन्म के आधार पर, निवास के स्थान पर, देशीयकरण के आधार पर, उपरोक्त में से सभी के आधार पर। ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे उपरोक्त सभी जो लिखे गए हैं ये सभी सही हैं, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता का जो वर्णन है वो भाग 2 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है कि सूची, माफ कीजिए सूची कह रहे हैं, भूमि सुधार जो अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है वो किस में सम्मिलित किया गया है? तो ये सबसे पहला संविधान संशोधन था। सबसे पहले संविधान संशोधन जो हुआ था, यानी कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, और वो 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी। पहले से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, और 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो आपका भूमि सुधार अधिनियम से, भूमि सुधार से संबंधित था। और ये जो है 1951 में ये संविधान संशोधन हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुसूची 9वीं को जोड़ी गई है। साथ साथ अगला प्रश्न है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 का आधिकारिक कोड था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, संकट मोचन, थंडरबोल्ट। 108 नंबर का प्रश्न है, कमेंट करके आप लोग को आंसर बताना है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, किसका? जो 1974 में पोखरण परीक्षण, नाभिकीय परीक्षण किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसे जाना गया। और साथ साथ 1998 में जो दूसरा पोखरण नाभिकीय परीक्षण किया गया, दूसरा तीसरा जो भी हुआ, उसमें आपको ऑपरेशन शक्ति के नाम से उसे जाना गया। ध्यान रखिएगा, दोनों आपको मैंने कंटेस्ट करा दिया। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, नाफेड किससे संबंधित है? नाफेड जो है ये किससे संबंधित है? तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल कृषि विपणन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? तो पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छवी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट शिक्षण कौशल का 10 प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और 10 प्रश्न के इसके भी हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए, निगमन विधि किसका मार्ग है? तीव्रता का, शोध का, अनुकरण का, खोज का। तो निगमन विधि जो है वो अनुकरण का मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधि कौन सी है? खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधि कौन सी है? पहला ऑप्शन किंडरगार्टन विधि सही है। इस पे खेल से संबंधित कौन सा है? किंडरगार्टन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगर पीछे बैठने वाले छात्र हमेशा आपसी वार्ता में ही व्यस्त हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि आप एक शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं या संभालने वाले हैं, तो विद्यालय की कक्षा में बच्चे पीछे जो बैठते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, तो आप उस वक्त क्या करेंगे?
चलिए बताइए, 113 नंबर का प्रश्न है और कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पे देखिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उन्हें आगे बैठाएंगे और उन पर नज़र रखेंगे, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है शिक्षक कौन होता है? शिक्षक कौन होता है? वाकई में शिक्षक की बात करते हैं तो जो सिखाने वाला होता है, अधिगम करने वाला होता है, कराने वाला होता है, वो शिक्षक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किन बातों पर निर्भर रहना चाहिए? पहला बिल्कुल अपने ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? तो स्किनर के द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो संबंधित नहीं रखता है वो समयबद्धता है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है जो ज्ञानेंद्रिय शिक्षण देना होगा या ज्ञानेंद्रिय शिक्षण देना होगा, बालक को केंद्र में रहकर शिक्षा देना होगा, रुचिकर एवं सरलता से शिक्षा देना होगा। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, डी और सी भी सही है। तो यहाँ पे डी तो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों तो सही नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, मानचित्र पर महासागरों एवं सागरों की समान लवणीयता को दिखाने वाले जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोबार या फिर आइसोहेलाइन। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि जो मानचित्र पर महासागर हैं, सागर के समान लवणीयता को जो दिखाया जाता है उसको आइसोहेलाइन कहा जाता है। क्या? आइसोहेलाइन कहा जाता है। डी बिल्कुल सही होगा, ये आइसोहेलाइन लिखा है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो संप्रेषण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, तो ये कथन किसका है? ये कथन जो है ये मिया हैमन का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला बाल मनोविज्ञान के भी 10 प्रश्न हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? कोई अभिभावक है और अपने विद्यालय में अपने बच्चों के मास्टर से मिलने कभी भी नहीं आता है या बुलावा भेजा जाता है तब भी नहीं आता है, तो उस समय आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी जिसको कहा जाता है, उसका प्रत्यय किसने दिया था? बहुत अच्छा, यहाँ पे प्रत्यय जो दिया गया अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है? तो यहाँ पर भी डी बिल्कुल, प्रत्येक बच्चा अपनी विशिष्ट होता है, यानी अपने आप में विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर शालीनता। 24 नंबर का डी शालीनता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था के अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो एक समूह में स्वीकार होता है? तो ये माता पिता और भाई बहन जो हैं यही स्वीकार होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने के लिए आकलन का ध्यान रखना चाहिए सिवाय एक को छोड़ करके, तो वो क्या है? तो वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं इसको छोड़ करके सभी पर सीखने के लिए आकलन का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो त्रुटियां हों, चाहे वो अधिगम शैलियाँ हों या क्षमताएं हों। ये बिल्कुल सही है, बस एक सही नहीं है, ये पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। विकास जो होता है ये निरंतर नहीं होती है। आप लोग देखे होंगे कि एक समय आती है जो वृद्धावस्था आ जाती है, वृद्धावस्था के बाद विकास नहीं होता है।
वहाँ से विकास जो है कम होना होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास का तात्पर्य ऐसे ही ले लीजिए, कोई पेड़ मान लीजिए ले लीजिए और लगा दीजिए उसको, उसकी एक समय सीमा होगी, वो उतनी ही बड़े होंगे, उसके बाद उससे बड़ा नहीं होगा वो। क्लियर, यही होता है कि विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम की बात करता तो अधिगम निरंतर होता रहता है, यानी सीख जो होता है वो हमेशा चलती रहती है। और यहीं पे अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप का, मतलब त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो पहला व्यवहारिक बुद्धि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यही स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो किया गया है वो अल्फ्रेड बिनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक हो सकता है या होगा। ऑप्शन को भी साथ साथ देख लेंगे तो सही रहेगा। चलिए, उम्मीद है थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, ये आप लोग को दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं हम लोग, ऑप्शन को चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, क्वेश्चन के अनुसार पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें लिखा है कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे यही कहा गया है कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है, तो ये कम प्रेरक है, बाकी सभी सही है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न रीजनिंग का है। रीजनिंग के केवल आंसर को हम बताएंगे, आप लोग इसको लगाइएगा, अन्यथा हमारे सर के द्वारा इसकी भी क्लासें जो है स्टार्ट होने वाली हैं। 1-2 दिन में आपको इसके डिटेल भी मिलते रहेंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको इसका। तो यहाँ पे आप लोग इसको पहले लगाइए। 131 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, 32 से 2 कम 34, 34 से 4 कम 30, और उसके बाद फिर 2 कम, फिर 4 कम, फिर 2 कम होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होगा 22 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये है, बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, और देखिए ऊपर कथन है, नीचे निष्कर्ष है। कथन के रूप में लिखा है कुछ कागज कलम है, सभी पेंसिलें कलम है। तो निष्कर्ष है कुछ, देखिए कुछ कागज कलम है, कुछ मतलब ये कागज मान लीजिए और ये कलम मान लीजिए, और सभी पेंसिलें कलम हैं, यानी कि जो कलम है उसकी सभी पेंसिलें कलम हैं, तो पेंसिल इसके अंदर आ जाएगी। ठीक, तो ये कौन सा सही होगा, ये देखिए निष्कर्ष के रूप में कह रहा है कि कुछ कलम पेंसिल हैं और कुछ कलम कागज है। कुछ कलम जो है वो पेंसिल हैं और कुछ कलम जो है, कलम तो सभी पेंसिल हैं। अच्छा, कुछ है ये क्यों, क्योंकि बीच में है, ये तो पहला वाला तो सही होना चाहिए, पहला वाला सही होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं, कुछ कलम कागज है और कुछ कलम भी कागज है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। देखिए कौन सा सही है, तो यहाँ पे ये वाला दोनों, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही होगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है आपका, ये शब्द सुना है, जिससे धुआं प्रदूषण करता है, तो युद्ध क्या करता है, तो युद्ध जो है विनाश करता है, पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, एक खंभा जिराफ से लंबा है। अच्छा, इसको पढ़िएगा जो भी होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका पेड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्नातक शहरी महिला को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। तो ये ऑप्शन भी साथ में देखिए तो सही रहेगा, यहाँ भी ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। 135 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 5 आएगा। साथ साथ कंप्यूटर के प्रश्नों को भी हम लोग फटाफट कवर कर ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, उस उपकरण का नाम क्या है, मॉडेम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देगा उसको मॉडेम कहा जाएगा। यही साथ साथ आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रारंभ किया गया, तो ये 3य पीढ़ी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ 38 नंबर का प्रश्न है आपका कि गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित पहला फ़ोन कौन सा रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे पहला फ़ोन जो था वो DTC ड्रीम था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, इसमें कह रहा है कि किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके रजिस्टर मेंटेन करने, दैनिक रूटीन निर्माण
तथा शिक्षकों के वेतन आदि का लेखा जोखा रखने में मदद मिलती है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है ये बताना है। तो ये एक्सेल है, सभी को मालूम है, इसी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोई कंप्यूटर ऑन है और आपको उसको रीस्टार्ट करना है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो रिबूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति के 10 प्रश्न यहाँ हैं, इसके भी प्रश्नों को फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे वर्धा शिक्षण योजना किस शिक्षण पर विशेष बल देती है? वर्धा की बात किया गया है, तो वर्धा योजना जो थी ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और वर्धा शिक्षा योजना चलाई गई, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग किया जाता था? तो ये पहला का सी मतलब 142 का सी आवश्यकता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्यार्थियों में तनाव की समस्या की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति आवश्यक है? तो यहाँ पे पहला ही शिक्षा पद्धति, चाहे वो जीवन कौशल से संबंधित माध्यम हो, ये पहला ही आपका इससे संबंधित होगा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक भाषा में झूठ बोलने की आदत भी एक प्रकार का मनोरोग है। जो झूठ बोलते हैं लोग वैज्ञानिक भाषा में, वो भी एक मनोरोग है। और यह किस श्रेणी में आती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसे मिथुमैनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये इसी श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न आपका है, किसका कथन है, जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे, सही बात है। आप अगर मान लीजिए कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और लाइब्रेरी जा रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, तो आपका मुख्य जो है उसके इस तरह सोच रहे हैं कि आपकी उससे पुरस्कार या कुछ भी लक्ष्य हासिल हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया आपकी सीखने की वहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जॉन सेंट सिम्पसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है या छोड़ती है? तो यहाँ पे नकारात्मक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी हाल में, एक मिनट, क्वेश्चन था आपका, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यवहार किस पर निर्भर करता है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है ये अभिक्षमता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो ये राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत सही है। राज्य का अगर धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म हो जाएगा तो खुद ही धर्म को मानने लगेंगे और कोई वहाँ पे रह ही नहीं पाएगा, तो इसलिए राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला है कि शिक्षा में किस प्रकार की नैतिक को ध्यान दिया जाता है? जो नैतिकता का ध्यान दिया जाता है शिक्षा के प्रति, वो कौन सा है? तो यहाँ पे वर्णनात्मक नैतिकता का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये अनुच्छेद जो आपकी मौलिक स्वतंत्रता है उसके तहत ही इसका वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता के तहत। और यहाँ पे 25 से 28 के विषय में पूछा गया है और यह संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप लोग अपनी राय और कितने प्रश्न सही हुए जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस से खराब कर रहे हैं, वीडियो को अभी तक से लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।